Assalamu alaikum dear students. My name is Faisal Naeem Abbasi, lecturer in English from Gavi Degree College 47 TTA Bhakkar. Dear students, today our topic is lesson number 1 of class 2nd year. The name of the lesson is The Dying Sun, that is written by Sir James Jeans. Dear students, first of all, I will tell you something about this lesson in Urdu to make the content of the lesson clear in your mind. अज़ीज़ तलबा, ये मज़मून ज़मीन की तख्लीक और इस पर ज़िंदगी के ज़हूर से मुतल्लिक़ लिखा गया है। इस मज़मून में पेश करदा मफरूज़ा महज एक क़ियास है, इसकी कोई ठोस साइंसी हकीकत ना है। सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि ये कायनात हमारे तसव्वुर से भी ज़्यादा वसी है। इसमें लातादाद सितारे अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। इनमें से बाज़ सितारे इतने बड़े हैं कि हमारी लाखों ज़मीनें उनमें समा सकती हैं। ये सितारे कभी भी अपने मदार से नहीं हटते। अगर ये अपने मदार से हटेंगे तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। मुसन्निफ़ के मुताबिक आज से करोड़ों साल पहले एक ऐसा ही हादसा रोनुमा हुआ यूं कि एक सितारा गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आ गया। उसकी कशिश इतनी ज़्यादा थी कि सूरज पर मादे की एक लहर उठी। जैसे जैसे ये सितारा सूरज के करीब आता गया, मादे की ये लहर बड़ी से बड़ी होती गई। फिर ये सितारा सूरज से दूर हटने लगा। इसकी कशिश से मादे की ये बड़ी लहर टूट कर टुकड़ों में बट गई और ये टुकड़े सूरज से दूर खला में जा गिरे, मगर सूरज की कशिश के बायस ज़्यादा दूर ना जा सके और सूरज के गिर्द अपने अपने मदार में घूमने लगे। इन टुकड़ों को सूरज के सियारे कहते हैं। हमारी ज़मीन उनमें से एक है। शुरू में ये सियारे बहुत गर्म थे, मगर वक्त गुज़रने के साथ साथ खला की बेइंतहा सर्दी में ये अपनी हरारत खोते चले गए और बिल्कुल ठंडे पड़ गए। अब ये सियारे अपनी सारी हरारत सूरज से हासिल करते हैं। इसके अलावा सर जेम्स जीन का कहना ये है कि जब ये सियारे ठंडे हो गए तो इन सियारों में से एक सियारा, जिसका नाम ज़मीन है, जिस पर हम रहते हैं, इसने ज़िंदगी को जन्म दिया और ज़िंदगी को इसने बिल्कुल सादा हालत में एक जरसूमे की हालत में जन्म दिया और वो जरसूमा एवोल्यूशन के प्रोसेस के ज़रिए, इर्तिका के अमल के ज़रिए बढ़ोतरी पाता गया और उसने फिर ऐसे जानदारों को पैदा किया जैसा कि आज इस ज़मीन पर, इस दुनिया में हम देख सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये सबक का कुल खुलासा था। आइए अब सबक की ट्रांसलेशन की जानिब बढ़ते हैं। इस सबक में कुल 9 पैराग्राफ्स हैं, लेकिन ट्रांसलेशन से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि सेकंड ईयर के सालाना पेपर में सबकों में से किसी भी इंग्लिश पैराग्राफ की ट्रांसलेशन नहीं आती। इसलिए आपने इस बात को जहन में रखना है। आप इन असबाक को गौर से पढ़ें और इनके छोटे छोटे अज्जा और अहम बातों को मद्देनज़र रखें। इन असबाक में से आपके सवालात आएंगे ताकि आप पेपर में उन सवालात का आसानी से जवाब दे सकें। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो स्क्रीन पर आपको पैराग्राफ नंबर 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आइए इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। A few stars are known, चंद सितारे जाने जाते हैं, which are hardly bigger than the earth, जो बमुश्किल ज़मीन से बड़े हैं, but most of them are so large, लेकिन उनमें से अक्सर इतने बड़े हैं, that hundreds of thousands of earths could be packed inside each, कि उनमें से हर एक के अंदर लाखों ज़मीनें समाई जा सकती हैं, and leave room to spare, और उसके बावजूद जगह बच जाए, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ,
वी फाइंड एन इमेंस स्टार, हमें एक बड़ा सितारा नज़र आता है। लार्ज इनफ टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ, जो इतना बड़ा होता है कि अपने अंदर करोड़ों ज़मीनों को समा सकता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज़ प्रोबेबली समथिंग लाइक, और सितारों की कुल तादाद इस कायनात में गालबन इतनी ही है। द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, जितना कि रेत के ज़र्रात की कुल तादाद हो। ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम साहिल समंदरों पर। सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम, ऐसा ही कुछ है हमारे घर के छोटेपन से मुतल्लिक। इन स्पेस, खला में। व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, जब हम इसको नापते हैं कायनात के कुल हुजम के मुकाबले में। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला पैराग्राफ था। इसमें चंद अल्फाज ऐसे थे जो आपके लिए नए होंगे। मिसाल के तौर पे स्क्रीन पर अगर आप देखें तो तीसरी लाइन में लिखा हुआ है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, तो इसकी ट्रांसलेशन मैंने की थी लाखों। तो याद रखें कि जिस जगह पर इंग्लिश में लफ्ज़ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स आ जाए तो उसकी ट्रांसलेशन हम लाखों में करेंगे। इसी तरह मिलियंस एंड मिलियंस आ जाए तो उसकी ट्रांसलेशन करोड़ों में की जाएगी। उसके अलावा कोई ख़ास ऐसा मुश्किल लफ्ज़ इस पैराग्राफ में नहीं है। सी शोर्स का मतलब होता है साहिल समंदर, मैयड का मतलब होता है मापना, सबस्टेंस का मतलब होता है मादा। अगर इस पैराग्राफ में से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप उस चीज़ को अंडरलाइन कर लें या अपनी रफ़ कापी पर लिख लें। तो सबक को पढ़ाने के बाद सवालात का सेशन होगा तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। चलें डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की जानिब। ये है हमारा पैराग्राफ नंबर 2। आ जाएं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। These millions of stars are wandering about in space, ये लाखों सितारे खला में इधर उधर गर्दिश कर रहे हैं। A few form groups, इनमें से चंद ग्रोह बनाते हैं। वे जर्नी इन कंपनी, और फिर इकट्ठे सफ़र करते हैं। But most of them travel alone, लेकिन इनमें से अक्सर तन्हा सफ़र करते हैं। And they travel through a universe, और वो एक ऐसी कायनात में सफ़र करते हैं so immense, जो कि बहुत वसी है। that it is a very very rare event, कि ये बहुत बहुत नायाब वाक़या होता है। indeed, हकीकतन, for one star to come anywhere near to another, कि एक सितारा दूसरे सितारे के पास किसी मकाम पर आ जाए। for the most part, ज़्यादातर ज़िंदगी के हिस्से में each star makes its way, हर सितारा अपना सफ़र तय करता है। इन कंप्लीट लोनलीनेस, मुकम्मल तन्हाई में। लाइक अ शिप, एक ऐसे जहाज़ की तरह। ऑन एन एम्प्टी ओशन, जो कि किसी खाली समंदर में हो। इन अ स्केल मॉडल, एक बनाए गए पैमाने वाले नमूने पर। इन विच द स्टार्स आर शिप्स, जिसमें सितारे जहाज़ हैं। द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर a million miles from its nearest neighbor, एक ओस जहाज़ अपने करीब तरीन हमसाए से 1 मिलियन मील की दूरी पर होगा। From this it is easy to understand, इससे इस बात को समझना आसान होगा। Why a star seldom finds another anywhere near it, कि कैसे एक सितारा कभी कभार ही दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांसलेशन थी पैराग्राफ नंबर 2 की। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मैं आपको तर्जुमा बता देता हूँ। पहली लाइन में देखें स्क्रीन पर, तो वांडरिंग का लफ्ज़ है। वांडरिंग का मतलब है आवारागर्दी करना, घूमना फिरना। उसके बाद जर्नी का मतलब होता है सफ़र, ख़ासकर खुश्की का सफ़र। ट्रैवल का भी मतलब सफ़र करना है। यूनिवर्स कायनात को कहते हैं। इसी तरह एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है
वेज, VOYG, वेज। वेज का मतलब होता है समंदरी सफ़र। और पैराग्राफ के आखिर में लास्ट लाइन से पहले वाली लाइन में सेकंड लास्ट में वर्ड यूज़ हुआ है सेल्डम। सेल्डम का मतलब है कभी कभार। डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की जानिब, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वी बिलीव हाउ एवर, ताहम हम ये मानते हैं, डेट सम 2000 मिलियन ईयर एगो, के कोई 2000 मिलियन साल पहले, दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, ये नायाब वाक़या वकू पजीर हुआ, एंड डेट अनदर स्टार वांडरिंग थ्रू स्पेस, के एक दूसरा सितारा जो कि खला में गर्दिश करता हुआ आया, हैपन टू कम नियर द सन, वो सूरज के पास से गुजरा, जस्ट एज द सन एंड द मून रेज टाइड्स, जैसा कि सूरज और चांद लहरें पैदा करते हैं, ऑन द अर्थ ज़मीन पर, सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स, इसी तरह इस दूसरे सितारे ने भी लाजमी लहरें पैदा की होंगी, ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर, बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट, लेकिन ये बहुत मुख्तलिफ होंगी, फ्राम द लिटल टाइड्स, उन छोटी लहरों से, विच द स्मॉल मास ऑफ द मून, जो कि छोटी जसामत वाला चांद, रेजिस उभारता है, इन आवर ओशंस, हमारे समंदरों में, एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड, एक वसी तरीन कशिश शकल से पैदा होने वाली लहर लाजमी हरकत में आई होगी, ओवर द सरफेस ऑफ सन, सूरज की सतह के ऊपर, एट लास्ट, और आखिरकार, फार्मिंग अ माउंटेन, इसने बना लिया होगा एक पहाड़, सो हाई, इतना बुलंद, डैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, कि हम बमुश्किल इसका तसव्वुर कर सकते हैं, एज द काज ऑफ डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर, जैसे ही बेचैनी पैदा करने का सबब करीब से करीब तर आता गया, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो पहाड़ बुलंद से बुलंद तर होता गया होगा, एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगिन टू मूव अवे अगेन, और इससे पहले कि दूसरा सितारा वहाँ से दोबारा चला जाता, इट्स टाइटल पुल हैड बिकम सो पावरफुल, इसकी कशिश करने की कुव्वत इतनी तेज़ हो गई, डेट दिस माउंटेन वाज टॉर्न टू पीसेस, कि ये वाला पहाड़ टुकड़ों में बट गया, एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट सेल्फ इनटू स्पेस, और इसने अपने छोटे टुकड़ों को खला में बिखेर दिया, दी स्मॉल पीसेस हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस, उस वक्त से ये छोटे टुकड़े सूरज के गिर्द गर्दिश में लगे हुए हैं, दे आर द प्लैनेट्स, ये सियारे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, बड़े और छोटे, ऑफ विच आवर अर्थ इज़ वन, जिनमें से हमारी ज़मीन एक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन थी। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं पैराग्राफ नंबर 3 में, उनके मैं मीनिंग्स आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है टाइड और टाइडल, तो इसका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लें। इंग्लिश में एक वर्ड है वेव, वेव का भी मतलब लहर, और टाइड, टाइड का भी मतलब लहर। वेव कोई भी लहर हो सकती है, मिसाल के तौर पे आप तालाब में जो है पत्थर फेंकते हैं, उससे लहरें पैदा हो गई, उन लहरों को हम वेव्स कहेंगे। लेकिन टाइड वो लहर होती है जो आमतौर पे कशिश शकल की वजह से पैदा हो, किसी दूसरे जो है आसमानी जिस्म के खिंचाव की वजह से पैदा हो। मिसाल के तौर पे चाँद जो कि ज़मीन को अपनी तरफ कशिश करता है, तो ज़मीन ठोस है, लेकिन ज़मीन का जो पानी है समंदर की सूरत में वो माए है, तो माए हल्का होने की वजह से जो है सूर्य उसकी चाँद की उस कशिश में आ जाता है, तो वो पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं समंदर में, तो आमतौर पे ये चाँद की कशिश से की वजह से उठती हैं। तो ऐसी लहरें जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पैदा हों, सूरज या चाँद या किसी दूसरे आसमानी जिस्म के खिंचाव की वजह से पैदा हों, तो ऐसी लहर को टाइड कहते हैं।
जबकि कोई भी आम लहर, जिस तरह कि आपने तालाब में पत्थर फेंक दिया और लहरें पैदा हो गई तो आम लहरों को वेव कहते हैं। तो ये वेव और टाइड में फ़र्क है। इसके अलावा इसमें लफ्ज़ टॉर्न है। टॉर्न का मतलब टुकड़े करना, तोड़ना फोड़ना, डिस्टरबेंस, परेशानी पैदा करना, अथल पथल करना। और आप लोगों को अगर इसमें मज़ीद कोई परेशानी हो, कोई लफ्ज़ मुश्किल लगे तो सबक पढ़ने के बाद सवालात का सेशन होगा, तो उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको मुश्किल अल्फाज की मीनिंग्स बता दूंगा। जो अल्फाज आपको मुश्किल लगें तो वो आप इसके बाद मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट देखें जी, पैराग्राफ नंबर 4। द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई। सूरज और दूसरे सितारे जो कि हम आसमान पर देखते हैं, आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, ये सब शदीद गर्म हैं। फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, इतने ज़्यादा गर्म हैं कि ज़िंदगी इन पर वजूद में नहीं आ सकती। सो आल्सो नो डाउट वर द पीसेस ऑफ द सन व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, तो बस इसमें कोई शक नहीं कि सूरज के टुकड़े भी जब पहले बिखरे तो इतने ही गर्म थे। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, दे बिकेम कूलर, ये ठंडे होते गए। अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, हत्ता कि अब इनमें अपनी तपिश बहुत कम बची है। देयर वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट इंटायरली फ्राम द रेडिएशंस, इनकी तपिश तकरीबन मुकम्मल तौर पर शुआओं से आती है। विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम, जो कि सूरज इन पर डालता है। इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ। वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस, इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक ने गेव बर्थ टू लाइफ, ज़िंदगी को जन्म दिया। वी डू नॉट नो हाउ, हम नहीं जानते कि कैसे। व्हेन, कब। और वाई, और क्यों या क्यों। दिस हैपेंड, ये वाक़ई रोनुमा हुआ। ये था जी आपका पैराग्राफ नंबर 4। अब पढ़ते हैं जी पैराग्राफ नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने स्क्रीन पर पैराग्राफ नंबर 5 है। इसे ट्रांसलेट करते हैं। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, इसका आगाज़ सादा जानदारों में हुआ। हुज़ लिविंग पावर कंसिस्टेड, जिनकी ज़िंदा रहने की क़ुव्वत मुश्तमिल थी। चीफली, ख़ास तौर पर। इन देयर बीइंग एबल, उनकी इस काबिलियत में। टू रीप्रोड्यूस देमसेल्व्स, कि वो बच्चे पैदा कर दें। बिफोर डाइंग, मरने से पहले। बट फ्राम दीज हम्बल बिगिनिंग्स, लेकिन इन मामूली शुरुआत से। केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का एक धारा बह निकला। विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, जो कि बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा होता गया। हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, और आखिर में उसने ऐसे जानदार पैदा किए। हुज़ लाइफ्स आर लार्जली सेंटर्ड, जिनकी ज़िंदगियाँ मरकूज़ थीं। इन देयर फीलिंग्स, उनके एहसासात में। एंड एम्बिशंस, और ख्वाहिशात में। देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, उनके हुस्न की हिस्स में। एंड द रिलीजन्स, और उनके मज़ाहिब में। इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप्स, जिनके साथ उनकी बुलंद तरीन उम्मीदें वाबस्ता थीं। एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स, और नेक ख्वाहिशात। अब इस पैराग्राफ में मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। पहली लाइन में वर्ड है ऑर्गेनिजम्स, जिसका मतलब है जानदार। दूसरी लाइन में वर्ड है कंसिस्टेड, मतलब मुश्तमिल होना। तीसरी लाइन में वर्ड है चीफली, जिसका मतलब है ख़ास तौर पर। फोर्थ लाइन में वर्ड है रिप्रोड्यूस, जिसका मतलब है बच्चे पैदा करना, अमल तौलीद। फिफ्थ लाइन में वर्ड है हम्बल, हम्बल का मतलब है कमतर, आजज़ी वाला, इंकसारी वाला।
नेक्स्ट फिर वर्ड है बिगनिंग। बिगनिंग्स का मतलब है शुरुआत। स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब धारा, आबशार। कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स का मतलब पेचीदा। एम्बिशंस, एम्बिशंस का मतलब बुलंद ख्वाहिशात, बड़ी ख्वाहिशात। अज़म, छोटी ख्वाहिश होगी तो डिज़ायर या विश, बड़ी ख्वाहिश होगी तो एम्बिशन। नोबलेस्ट, नोबलेस्ट का मतलब है आला और अरफा, नेक। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है पैराग्राफ नंबर 6। आ जाएं इसे पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। Although we cannot speak with any certainty, अगरचे हम किसी यकीन के साथ नहीं कह सकते, it seems most likely, महसूस होता है कि गालिब इम्कान है, that के the human race came into existence, कि नस्ल इंसानी वजूद में आई, in some such way as this, किसी ऐसे तरीके से जैसा कि ये था, स्टैंडिंग ऑन आवर लिटल ग्रेन ऑफ सैंड, अपने रेत के छोटे ज़र्रे पर खड़े होकर, वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड पर्पज़ ऑफ द यूनिवर्स, हम फितरत और कायनात के मकसद को दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं, विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम, जिसने हमारे घर को खला और वक्त में घेरा हुआ है, आवर फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फेयर, हमारा पहला एहसास खौफ का सा है, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हम कायनात को खौफज़दा कर देने वाली पाते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, इसके वसी फासलों की वजह से, विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जो हम नहीं समझ पाते, फ्राइटनिंग, खौफज़दा कर देने वाली, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक्त के फैलाव की वजह से, सो ग्रेट, जो इतना ज़्यादा है, दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैम, जिसका हम हत्ता के तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल, जो कि इंसानी तारीख़ को बहुत बहुत छोटा बना देता है, इन कंपैरिजन, मवाजना करने पर, फ्राइटनिंग, हम खौफज़दा कर देने वाला पाते हैं, बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस, अपनी शदीद तन्हाई की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, और खला में अपने घर के छोटेपन की वजह से, अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड, जो कि रेत के ज़र्रे के 10 लाखवें हिस्से के बराबर है, आउट ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम समंदरों की रेत के मुकाबले में, बट अबव ऑल एल्स, लेकिन इस सब के बावजूद, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हम कायनात को खौफज़दा कर देने वाली पाते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन, क्योंकि हमें कोई निशान नहीं मिलता, दैट द लाइफ लाइक आवर ओन एग्जिस्ट्स एनी वेयर इन इट, कि हमारे जैसी लाइफ, हमारे जैसी ज़िंदगी इस पर कहीं भी मौजूद हो, एक्सेप्ट ऑन द अर्थ, सिवाय ज़मीन के, इंडीड, हकीकतन, फॉर द मोस्ट पार्ट, एम्प्टी स्पेस इज़ सो कोल्ड, ज़्यादातर हिस्से में खाली खला इतनी ठंडी है, डेट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोज़न, कि इस पर मौजूद तमाम ज़िंदगी जम जाए, मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस, खला में ज़्यादातर मादा, इज़ सो हॉट, इतना गर्म है, एज़ टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, कि ज़िंदगी का क़याम इस पर होना नामुमकिन है, लाइफ डज़ नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स, लगता है कि कायनात के मंसूबे में ज़िंदगी का कोई हिस्सा ना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पैराग्राफ नंबर 6। अब इसमें मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स देख लेते हैं। पहली लाइन में फर्स्ट वर्ड है आल्दो, आल्दो का मतलब है अगरचे। फिर सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब है यकीनन। सीम्स, लगना, दिखाई देना, महसूस करना, सोचना। ह्यूमन रेस, नस्ल इंसानी। एग्जिस्टेंस, वजूद में होना। अच्छा, एक फ्रेज़ यूज़ हुआ है
स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, अपने रेत के छोटे ज़र्रे पर खड़े होकर। तो यहाँ रेत के ज़र्रे से मुराद है ज़मीन, अर्थ, प्लैनेट अर्थ, स्यारा ज़मीन। नेचर, नेचर का मतलब है फितरत। पर्पस, पर्पस का मतलब है मकसद। फ्राटनिंग, फ्राटनिंग का मतलब है खौफजदा कर देने वाली। इमेंस, इमेंस का मतलब ये पैराग्राफ नंबर 6। इमेंस, इमेंस का मतलब है वसी, वसअत वाली। डिस्टेंसेस, फासले। कंपैरिजन, मवाजना करना, तकाबुल करना। एक्सट्रीम लोनलीनेस, शदीद तन्हाई। एक्सट्रीम का मतलब शदीद, लोनलीनेस का मतलब तन्हाई। मिलियंथ पार्ट, 10 लाखवां हिस्सा। साइन, SIGN, साइन, साइन का मतलब है अलामत। एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट का मतलब है मां सिवाय। इंडीड, इंडीड का मतलब है यकीनन। डियर स्टूडेंट्स, आप पैराग्राफ नंबर 7 देख सकते हैं स्क्रीन पर। आए इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, इस बात को याद रखना अहम होगा। द रेयरिटी ऑफ द इवेंट, उस लम्हे की नायाबी को। विच प्रोड्यूस्ड आवर प्लैनेटरी सिस्टम, जिसने हमारे सियारों के निज़ाम को जन्म दिया। कैलकुलेशंस शोज़, अदाद शुमार दिखाते हैं। डेट देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम्स इन स्पेस, के खला में ऐसे चंद एक निज़ाम हो सकते हैं। येट सो फार एस वी कैन सी, मगर जहाँ तक हमारी मालूमात है। लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन अर्थ, इस किस्म की ज़िंदगी जो हम ज़मीन पर जानते हैं। कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ, सिर्फ उन सियारों पर वजूद रख सकती है जो ज़मीन जैसे हों। इट नीड्स सूटेबल फ़िज़िकल कंडीशंस, इसके लिए मुनासिब तबई शराइत की ज़रूरत है। फॉर इट्स अपीयरेंस, ताकि ये ज़हूर पजीर हो सके। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ विच इज़, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम है। अ टेम्परेचर, एक ऐसा दर्जा हरारत। एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, जिसमें मादा बरकरार रह सके माई हालत में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके मुश्किल अल्फाज भी देख लेते हैं। पहली लाइन में है रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब है याद रखना, याद करना। फिर है रेयरिटी, रेयरिटी का मतलब है नायाब, कभी कभी वकूअ पजीर होने वाला। प्रोड्यूस, बनाने वाला, पैदा करने वाला। प्लैनेटरी सिस्टम, सियारों का निज़ाम। कैलकुलेशंस, अदाद शुमार। एग्जिस्ट, EXIST, एग्जिस्ट, बरकरार रहना, वजूद रखना। सूटेबल, मुनासिब। फ़िज़िकल, तबई। कंडीशंस, शराइत। अपीयरेंस, ज़ाहिर होना, वकूअ पजीर होना, ज़हूर पजीर होना। सब्सटेंस, मादा। लिक्विड स्टेट, माई हालत। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पैराग्राफ नंबर 7। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 8 की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पर पैराग्राफ नंबर 8 आपके सामने है, इसको पढ़ते हैं। द स्टार्स देमसेल्व्स आर फार टू हॉट फॉर दिस, सितारे बजाते खुद इतने गर्म हैं कि ज़िंदगी वजूद पजीर नहीं हो सकती। वी मे थिंक ऑफ देम एज अ कलेक्शन ऑफ फायर्स, हम इनके बारे में सोच सकते हैं आग के गोले के मजमूए के तौर पर। स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, जो खला में बिखरे हुए हैं। प्रोवाइडिंग वार्मथ इन सराउंडिंग, इर्द गिर्द तपिश मुहैया कर रहे हैं। वेयर द टेम्परेचर इज़ एट मोस्ट सम 4 डिग्री अबव एब्सलूट ज़ीरो, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आखिरी नुक्ता इंजमात से 4 दर्जे ऊपर होता है। डेट इज़ अबाउट 484 डिग्रीज़
ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, यानी फ़ारेनहाइट पैमाने पर नुक्ते इंजबात से तकरीबन 484 दर्जे नीचे है। इन द इमेंस स्ट्रेचेज ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे, कहकशां से दूर खला की बड़ी बड़ी वुसअतों में। इट इज़ कोल्डर स्टिल, ये सबसे ज़्यादा सर्द है। अवे फ्राम द फायर्स, आग की इन पट्टियों से दूर। देयर इज़ दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, एक नाकाबिले तसव्वुर किस्म की सैकड़ों दर्जे की सर्दी है। क्लोज अप टू देम, इन हरारती पट्टियों के करीब। देयर इज़ अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज, हज़ारों डिग्री का दर्जा हरारत है। एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, जिस पे तमाम ठोस पिघल जाएं। ऑल लिक्विड्स बॉयल, तमाम माए उबलने लगें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पैराग्राफ नंबर 8। इसमें मुश्किल अल्फाज के अब मीनिंग देख लेते हैं। कलेक्शंस ऑफ फायर, कलेक्शंस ऑफ फायर का मतलब है आग के गोलों का मजमुआ। स्कैटर्ड, बिखरे हुए होना। थ्रू स्पेस, स्पेस खला को कहते हैं और थ्रू का मतलब है में, खला में। वार्मथ, हरारत, तपिश। एब्सोलूट ज़ीरो, हतमी सिफर। डिग्री, डिग्री या डिग्रीज, इसका मतलब है दर्जा। फ़ारेनहाइट स्केल, ये फ़ारेनहाइट स्केल एक पैमाने का नाम है, दर्जा हरारत नापने का पैमाना है। तो फ़ारेनहाइट स्केल का तर्जमा भी आप जो है फ़ारेनहाइट स्केल करेंगे या फ़ारेनहाइट पैमाना करेंगे। इमेंस, इमेंस का मतलब है वसी। स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस का मतलब है वुसअतें। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब है दूसरी तरफ, परे, दूर, फासले पर। मिल्की वे, मिल्की वे का मतलब है कहकशां। असल में हमारा सूरज और इसके गिर्द घूमने वाले सियारे जिस कहकशां का हिस्सा हैं उसका नाम है मिल्की वे। वैसे कहकशां के लिए इंग्लिश में गैलेक्सी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ मिल्की वे का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि हमारे सूरज और इसके गिर्द घूमने वाले सियारों की जो कहकशां हैं जिनमें ये वाक़ हैं उसका नाम मिल्की वे है। अनइमेजिनेबल, ऐसी चीज़ जिसका तसव्वुर ना किया जा सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की जानिब। इस पैराग्राफ में से कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो सवालात वाले सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 9 की जानिब जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। आइए इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। लाइफ कैन एग्जिस्ट इन अ नैरो बेल्ट, ज़िंदगी का क़याम हो सकता है एक तंग पट्टी में। सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स, जो इन आग के गोलों से घिरी हो। एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एक ख़ास फासले तक। वेयर द टेम्परेचर इज़ नीदर टू हॉट ना टू कोल्ड, जहाँ दर्जा हरारत ना तो बहुत गर्म हो ना ठंडा। आउटसाइड दीज बेल्ट्स, इन पट्टियों से बाहर। लाइफ वुड बी फ्रोज़न, ज़िंदगी जम जाएगी। इनसाइड इट वुड बी बर्नट अप, और इनके अंदर ज़िंदगी जल उठेगी। आ रफ कैलकुलेशन शोज़, गैर हतमी अदाद शुमार बताते हैं। दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स, कि ऐसी तमाम हरारती पट्टियाँ। विदन विच लाइफ इज़ पॉसिबल, जिनमें ज़िंदगी मुमकिन है। आल एडिड टुगेदर, अगर इनको जमा कर दिया जाए। मेक अप लेस दैन 1,000 मिलियन पार्ट ऑफ द होल ऑफ द स्पेस, तो ये पूरी खला के 10 खरबवें हिस्से के 1000वें हिस्से से भी कम जगह बनती है। एंड इवन इनसाइड दैम, और हत्ता कि इनके अंदर। लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, ज़िंदगी लाजमी तौर पर बहुत नायाब हो सकती है। फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स, क्योंकि ये सूरजों के लिए बड़ी गैर मामूली बात है। टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स, कि वो अपने सियारे बखेर डालें।
एज आवर सन हैज़ डन, जैसा कि हमारा सूरज कर चुका है। प्रोबेबली ओनली वन स्टार इन 1 लाख, गालबन 1 लाख में से सिर्फ एक सितारा। हैज़ अ प्लैनेट, ऐसा सियारा रखता है। गोइंग अराउंड, जो इसके गिर्द घूमता हो। एट द राइट डिस्टेंस, दुरुस्त उस फासले पर। फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, कि उस पर ज़िंदगी का होना मुमकिन हो सके। अब इसके मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं पैराग्राफ के। पहली लाइन में वर्ड है नैरो, नैरो का मतलब है तंग, बेल्ट का मतलब है पट्टी। फिर लाइन नंबर 3 में वर्ड है सर्टेन, सर्टेन का मतलब है ख़ास। इसका एक दूसरा मतलब यकीनी तौर पे भी है, इधर इसका मतलब है ख़ास। डिस्टेंस फासला। फ्रोज़न का मतलब है जम जाना। बर्नट अप का मतलब है जल उठना। रफ कैलकुलेशंस। गैर हतमी आदाद शुमार, रफ का मतलब है गैर हतमी, गैर तस्दीक शुदा। कैलकुलेशंस कहते हैं आदाद शुमार को। एडिट टुगेदर, मिलाकर इकट्ठे कर देना। अनयूजुअल, अनयूजुअल का मतलब है गैर मामूली। प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब है गालबन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सबक लेसन नंबर 1 द डाइंग सन, ये आज के लेक्चर में मुकम्मल हो चुका है। इससे मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे जूम ऐप पर, व्हाट्सएप पर, मैसेज पर, कॉल पर, जो भी तरीका आपके लिए अफोर्डेबल हो और आपके लिए आसान हो, आप मुझसे इससे मुताल्लिक हर सवाल पूछ सकते हैं। मज़ीद ये कि अब मैं आपको कुछ मज़ीद हदायत इससे मुताल्लिक देना चाहता हूँ। पहली बात ये कि इस लेसन में से कोई ट्रांसलेशन नहीं आएगी। सालाना पेपर में सिर्फ सवालात आएंगे और सिनोनिम्स आएंगे। तो आपने इस लेसन की एक एक जुज़ को, एक एक बात को गौर से पढ़ना है ताकि आप सालाना पेपर में सवालात का जवाब दे सकें। दूसरा, साथ ही मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ। इस लेसन से मुतल्लिक जितने भी सवालात हैं टेक्स्ट बुक के आखिर में जो लिखे हुए हैं, आपने इस लेसन को पढ़ने के बाद वो सवालात तैयार करने हैं। उसके अलावा आपने मज़ीद एक्स्ट्रा सवालात भी बनाने हैं। तो उसके लिए 2 तरीके हैं। नंबर 1, आप ख़ुद नोट्स बनाएं। अगर आप ख़ुद नोट्स नहीं बनाना चाहते तो सनशाइन नोट्स पर जो एक्स्ट्रा सवालात लिखे हुए हैं, आपने वो तमाम एक्स्ट्रा सवालात का अच्छी तरीके से मुताला करना है। उनमें से कोई बात अगर आपको समझ नहीं आती या ख़ुद अपने नोट्स बनाते हुए किसी किस्म की आपको मुश्किल या परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। मैं हर वक्त 24 घंटे आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल हूँ। आप किसी भी तरीके से जूम ऐप से, व्हाट्सएप पर, मैसेज पर, कॉल पर, जो तरीका आपके लिए अफोर्डेबल और इजी हो उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आपने ये सवालात तैयार करने हैं, अच्छे तरीके से तैयार करने हैं और इंशाल्लाह मैं इन सवालात का आपसे ऑनलाइन टेस्ट भी लूँगा। मज़ीद इस लेसन से मुतल्लिक, आज के लेक्चर से मुतल्लिक आपके जहन में कोई सवाल हो तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ आपको। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो। इंशाल्लाह कल फिर अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।